चलिए, तो दैट्स अ वेरी वेरी वार्म ऑफ वेलकम इन टीएससी जेईई नीट प्लेटफॉर्म। और हम अपना आज का इस खूबसूरत लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कि अगर कर मेहनत फतेह होगी, आज हार हुई है तो कल जीत भी होगी। टुडे यू डिफीट, नेक्स्ट यू विन, जस्ट रिमेंबर द थॉट्स। चलिए, आज हम अपना फिजिक्स का नया चैप्टर नहीं, अपना काइनेमेटिक्स जो चैप्टर चल रहा था उसका आज हम लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। तो काइनेमेटिक्स के लेक्चर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यस, विदाउट होमवर्क नो सिलेक्शन, तो जस्ट डूइंग होमवर्क कीपिंग टू सिलेक्शन। तो यस, अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो होमवर्क और क्लासेस दोनों करनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने इस क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना फिजिक्स का L2 फॉर काइनेमेटिक्स। तो जब हमने L1 पढ़ा था उसमें हमने स्पीड के बारे में जाना था, हमने हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जाना था, हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में जाना था और हमने डिस्टेंस के बारे में जाना था। एक बार उसको रिकैप करते हैं। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय टोटल पाथ, वो आपका डिस्टेंस कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और आपका वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां पर आपने एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी को भी जाना था और आपने जाना था कि टर्म्स की डी आपका जो ये होता है, दिस इज नॉट स्पीड, बट ये क्या होता है? ये हमारा होता है वेलोसिटी का के मैग्नीट्यूड का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ सेपरेशन है ये, नोट अ स्पीड है ये। और वेलोसिटी का हमने क्या पढ़ा था? dv by dt। तो ये सारे कुछ हमने अपने L1 में डिस्कशन किया था और जस्ट कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे, तो उनका एक बार यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो हमने कल के लेक्चर में ये भी जाना था कि जो पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर कैसे निकाला जाता है। तो जो भी कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं उनकी आई जे के गैप डायरेक्शन बताइए और वहां से आप पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता है? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप फाइनल वेक्टर में से इनिशियल वेक्टर को घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। और यस, इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तब आपको क्या मिल जाता है? हमें वेलोसिटी मिल जाता है। और डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल पाथ जो कि ट्रेवल कर रहा है। तो हमने कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, सबसे पहले उनका डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है एक बार? तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि a car is moving on a straight line road from point A car is moving on a straight road from point A से B, A से B तक आपका कार मूविंग कर रही है। If a car move with a constant speed v for first half distance and then car move with a constant speed 2v for second half distance, तब आपको उसका एवरेज स्पीड काउंट करना है। तो कैसे होगा क्वेश्चन? ये हमारा टोटल डिस्टेंस है, मतलब ये हमारा A से B तक अपनी कार जा रही है। ये कार है जो कि B तक जा रही है। मैंने माना अगर टोटल लेंथ L है तो क्वेश्चन का है इसकी आधी लेंथ ट्रेवल करने में इसको v स्पीड लगती है और बाकी की आधी लेंथ ट्रेवल में लगने में इसको tv स्पीड लगती है। क्योंकि हमने पढ़ा है अपना स्पीड का जो भी फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टोटल डिस्टेंस तो l हो गया, लेकिन टाइम हमें नहीं पता, तो टाइम हम यहां से निकाल सकते हैं। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो L बाई 2 भी हो जाएगा और इधर अपना टाइम आ जाएगा। अब दोनों टाइम को जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा L बाई 2 भी प्लस L बाई 4 भी, 2L प्लस L मतलब 3L डिवाइड में 4 भी। अभी ऊपर आ जाएगा तो 4 भी मल्टीप्लाई में 3L, इससे ये घटा, तो यहां से अपना एवरेज स्पीड का आंसर आ गया 4v बाय 3। दिस इज आवर आंसर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया हमने, काफी इजी क्वेश्चन था। और कोई होमवर्क में है क्या डिस्कशन? यस, एक और क्वेश्चन होमवर्क में दिया था जिसको डिस्कशन करते हैं।
क्वेश्चन लगभग ऐसा है, बट अब कह रहा है कि टोटल टाइम अगर टी लग रहा है तो आधा समय में वो v स्पीड से कुछ दूरी तय करता है, और फिर आधे समय में वो 2v स्पीड से दूरी तय करता है। तो आपको स्पीड बताना है, तो यही चीज लगेगी, क्या लगेगा इस बार, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस मुझे नहीं पता, लेकिन टोटल टाइम टी है। डिस्टेंस यहां से निकालेंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, तो यहां से डिस्टेंस ये आ गया, यहां से डिस्टेंस ये आ जाएगा, अब हम डिस्टेंस ये रहा vt/2, 2vt/2, दोनों डिस्टेंस को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3vt/2। तो इस तरीके से आपका एवरेज स्पीड आ गया यहाँ पे 3v/2। तो ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन कर लिया। एक और क्वेश्चन होमवर्क में है, क्वेश्चन कह रहा है ये, वही कहानी, ऐसे भी आपकी गाड़ी चल रही है। अब कहा है कार इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन पाथ ए टू बी, ठीक है। इफ कार मूव विद कांस्टेंट स्पीड v फॉर फर्स्ट हाफ and distance, and then for second half distance car move with constant speed 2v for half of remaining time, and then move with constant speed 3v for rest of the time। तो इस बार आपको 3 यहाँ पे कर दिए। बोला है कि आपने, ये आपका टोटल पाथ था जिसको हमने हाफ हाफ कर लिया। क्वेश्चन में बोला है कि जो हाफ डिस्टेंस है वह v स्पीड से ट्रेवल करते हैं, इसका मतलब इतना डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं v स्पीड से। अब कहता है जो बची हाफ डिस्टेंस है उसका भी हाफ कर दीजिए, तो आपको l/4 मिलेगा। तो ये डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हो 2v स्पीड से, और बाकी का जो भी डिस्टेंस बचा l/4 वो आप ट्रेवल करते हो 3v स्पीड से। ये टाइम तो नहीं है ना, हाँ यही है। तो अब आपको निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो एल हो गया, टाइम निकालना है, टाइम नहीं पता तो टाइम यहां से निकल जाएगा। तो t1 क्या आएगा यहाँ से, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, मतलब डिस्टेंस अपॉन में स्पीड l/2 डिवाइड बाय v, मतलब l/2v। इस तरीके से t2 निकालेंगे, इसके लिए तो l/4 डिवाइड में 2v, मतलब l/8v। यहां निकालेंगे तो यहां आएगा टाइम 3, l/4 डिवाइड में 3v, मतलब l/12v। यहां आएगा टाइम बना गया यहाँ पे l/2v, l/8v, l/12। अब यहां से हमने एलसीएम लिया तो 12, एलसीएम आएगा अपना 24। 2 को भाग कर आए से तो 12v, 3v, 2v, और यहाँ आएगा एल, यहाँ v नहीं एल आएगा। 12 3 15 और 3 17, और ये 24 चला जाएगा ऊपर। तो इस तरीके से अपना एवरेज स्पीड आ गया 24v/17। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। तो ये भी सब लगभग एक ही जैसे क्वेश्चन है जो कि हमने यहाँ पे कर लिए। तो ये हमारा डिस्टेंस और टाइम का स्पीड निकालने वाला क्वेश्चन हो गया है। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा एक बार ध्यान लगाते हैं। कंसेप्ट थोड़े से ही थे, अब सारे क्वेश्चन में ही हमें कंसेप्ट यूज करेंगे, तभी हमारा माइंड मजबूत होगा। क्वेश्चन कह रहा है एक आंट है जो कि
मूव करती है फ्लोर एंड वॉल विथ कांस्टेंट स्पीड v। फ्लोर पर और वॉल पर, दीवार पर और फर्श पर v स्पीड से चींटी जो है चल रही है। एंड स्टार्ट फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ अ क्यूबिकल रूम। आपके पास एक क्यूबिकल रूम है ऐसा, इस क्यूबिकल रूम के एक कोने से जो चींटी है वो चलना शुरू करती है एंड टू रीच द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द रूम। तो कॉर्नर के अपोजिट वाली साइड पर वो जाती है। फाइंड मिनिमम पॉसिबल टाइम टेकन बाय आंट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आंट कौन सा रास्ता ट्रेवल करे जिससे आंट को जो टाइम लगे वो मिनिमम हो। तो हम जानते हैं अगर आंट को टाइम मिनिमम लगाना है तो आंट को शॉर्टेस्ट पाथ पे चलना पड़ेगा। तो हमारे आंट को शॉर्टेस्ट पाथ पे चलना पड़ेगा, तभी जाके उसको जो टाइम लगेगा वो मिनिमम आएगा। तो इसका मतलब हमें इसमें शॉर्टेस्ट पाथ जो है निकालना पड़ेगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, कैसे निकालेंगे उसको पहले यहां समझते हैं। अगर ये सिर्फ एक स्क्वायर है तो उसका शॉर्टेस्ट पाथ होता है ये, जिसका दूरी होता है √2l। तो उसका शॉर्टेस्ट पाथ का दूरी होता है √2l। लेकिन अगर वो क्यूब है तो उसका शॉर्टेस्ट पाथ होता है ये √3l। तो इसका मतलब हमारे लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो ये होगा, इसका मतलब √3l उसे दूरी तय करना पड़ेगा। तो इसका मतलब टाइम क्या आ जाएगा, स्पीड डिवाइड में वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है ये और स्पीड कितनी है, तो ये अपना आ गया टाइम मिनिमम। लेकिन अगर हम ध्यान दें और हम क्या करें, अगर हम इस वाली दीवार को नीचे गिरा दें, अगर हम इस वाली दीवार को नीचे गिरा दें तो उसका केस में क्या होगा, ये यहां आ जाएगी। अगर इस वाली दीवार को इधर कर दिया तो ये यहां आ जाएगा। कार्डबोर्ड के टुकड़े को एक सिरे को इधर कर दिया तो वो सीधा हो जाएगा, बिल्कुल सही। और यहां से टोटल लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ l है, इसका लेंथ भी l है, तो इसको हमने यहां कर दिया तो इसका मतलब ये l और ये l, इसका मतलब ये बन जाएगा 2l। और ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, l। तो इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा वो ये आएगा। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा निकाल लेते हैं हम। क्योंकि ये आपका समकोण त्रिभुज है तो l का स्क्वायर प्लस 2l का स्क्वायर मतलब √5l। यही अपना क्या आ जाएगा, √5l आ जाएगा। इसका मतलब ये डिस्टेंस आ गई √5 है। तो यहां से आपका टाइम आ जाएगा √5l/v और यहां से आ रही है √3l/v। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है। लेकिन चींटी उड़ के तो नहीं जाएगी, चींटी हमारी उड़ के तो नहीं जाएगी, जाएगी तो वो रास्ते से ही। इसका मतलब ये अपना मिनिमम डिस्टेंस तो नहीं है वहां, क्योंकि ये तो कह रहा है डायरेक्ट यहां से लेकर यहां तक। चींटी डायरेक्ट यहां से लेकर यहां तक कैसे जाएगी, इसका मतलब ऐसे जाना तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब वो कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी और फिर ऐसे आके उस पॉइंट पर पहुंच जाएगी। तो चींटी ऐसे जाएगी और ऐसे जाके स्लाइटली टिल्ड हो जाएगी, तो तब जाके हमें डिस्टेंस मिलेगा √5। तो समझिए क्योंकि चींटी उड़ नहीं सकती है, चींटी डायरेक्ट यहां से लेकर यहां तक नहीं जा सकती है, तो इसलिए हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस √3l नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि चींटी मूव नहीं कर रही, चींटी उड़ेगी नहीं, चींटी को जाना रास्तों से ही है। इसका मतलब ये इसका शॉर्टेस्ट तरीका नहीं होगा। क्योंकि शॉर्टेस्ट तरीका क्या होगा कि वो ऐसे जाएगी पहले, फिर वो ऐसे जाएगी और ऐसे जाने के बाद ये डायग्राम सही है, यहां बताते दिखाते हैं।
ये अपना क्यूब है, तो ये अपना सबसे निचला किनारा होगा, ये अपना निचला किनारा होगा, और उसको यहां से जाना है इस वाले पॉइंट पे। तो वो पहले ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी और फिर ऐसे आएगी। तो ये वाला जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। और इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास क्यूब है पूरा, ये क्यूब है पूरा, बंद है, ये कमरा हो गया है। तो इस कमरे के करीबन सबसे कोने में चींटी है और उसको यहां जाना है। तो वो उड़ के तो यहां नहीं जाएगी, इसका मतलब √3l बेसिक शॉर्टेज डिस्टेंस है, लेकिन वो यहां यूज नहीं हो पाएगा क्योंकि चींटी उड़ के डायरेक्ट यहां नहीं आ सकती। चींटी को आना रास्तों से ही है। तो वो कैसे आएगी? पहले आएगी ऐसे चलेगी, फिर ऐसे चलेगी, मतलब ऐसे आया, ऐसे, तब जाके वो इस कोने पे पहुंच जाएगी। इसका मतलब चींटी जाएगी पहले ऐसे, फिर ऐसे, और फिर आएगी इस कोने पे। तो उस चीज को निकालने के लिए हमने क्या करा, इसको यहां से टेढ़ा कर दिया। इसका मतलब ये हमारा सरफेस था, क्यूब था, तो इसके कमरे को हमने ऐसा कर दिया, तो वो अब ये नीचे हो गया पूरा। तो वो यहां पे हमने किया, इसको लेटा दिया, इसको लेटा दिया। तो अगर मैंने अब इसको लेटा दिया तो चींटी चल रही थी कैसे, ऐसे, ऐसे और फिर ऐसे। इसका मतलब चींटी कैसे चल रही थी, ऐसे, ऐसे, मतलब ऐसे। ये अपना क्यूब है, इस क्यूब के एक कोने से दूसरे कोने तक चींटी को जाना था। इसका मतलब उसे ऐसे जाना था, फिर ऐसे आना था और फिर ऐसे जाना था। इसका मतलब वो सीधा, अब हमने इसको नीचे कर दिया है, इसका मतलब अब चींटी सीधा 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 जाएगी और फिर यहां आएगी, और तब जाके वो अपने जो इसी कोने पे पहुंचना था, उसे कहां पहुंचना था, इसी कोने पे, अब वो डायरेक्ट उसी कोने पे पहुंच जाएगी। इसका मतलब अगर इस सरफेस को ऐसे खोल के बनाया जाए, इसको हमने सीधा कर दिया तो ये सरफेस ऐसे बन जाएगी। तो जो चींटी ऐसे जा रही थी, अब वो कैसे जाएगी, क्योंकि ये वाला भी अब कहां जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इसका मतलब अब वो ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी। वही पहले उसे कहां जाना था, उसने एक कोने से चालू करके दूसरे कोने पे जाना था, एक कोने से चालू करके दूसरे कोने पे जाना था। इसका मतलब उसे यहां पहुंचना था, तो वो पहले यहां आएगी, फिर यहां आके यहां पे वो पहुंच जाती, मतलब ऐसे आके ऐसे पहुंच जाती डायरेक्ट। यहां भी समझ आ रहा है, ऐसे आके ऐसे पहुंच जाएगी। तो हमने क्या करा, इसको सीधा बना दिया, तो अब वह सीधा चलेगी और फिर ऐसे पहुंच जाएगी, तो अपने डिस्टेंस पे पहुंच गई। इसका मतलब अब जो बनेगा ग्राफ या अब जो बनेगा चित्र, वो चित्र ऐसे बनेगा सीधा। तो वो कॉपी की तरह हमने चित्र बना लिया। अब वो चल कैसे रही है, यहां से यहां जा रही है। इसका साइड तो अलग अलग है, मान लेते हैं एक स्क्वायर है जिसका सारा साइड सेम है। तो इसका मतलब अगर ये एल है और ये भी अगर एल साइड का है, तो मैंने इसको क्या करा, नीचे लेटा दिया। तो चूंकि ये एल लेंथ है तो ये भी क्या हो जाएगी, मेरी एल लेंथ हो जाएगी। तो इसका मतलब ये एल लेंथ तो ये एल लेंथ, तो टोटल लेंथ हो जाएगा 2l, और ये लेंथ कौन सी हो जाएगी, एल। तो इस वाले केस में शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, चींटी चल कैसे रही है, ऐसे चल रही है, तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या आएगा, ये वाला, कितना, √5 है। तो इसके केस में हम ये वाला मिनिमम डिस्टेंस लेंगे, जो कि क्या आएगा, √5l/b। ये है कौन सा पाथ, ये वाला, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे आ रही है। हमने क्या करा, इस वाले को सीधा लेटा दिया, तो ये वाली एल और ये वाली भी एल, तो ये 2l होगी, फिर ये ऐसे जा रही है। शॉर्टेस्ट पाथ होगा ये, √5 है। तो इस तरीके से टाइम मिनिमम का वैल्यू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, इसका मतलब √5l/v। तो ये है हमारा आंट का केस। आंट के केस में क्या जाना कि चींटी उड़ के नहीं जा सकती, इसका मतलब उसे जाना रास्तों सही है। तो उसे ऐसे जाना है, उसे ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, और फिर यहाँ पे आके रुक जाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लेटा देंगे। इसको लेटा दिया तो अब ये टोटल लेंथ 2l हो जाएगा, ये वाली लेंथ l हो जाएगा। तो उसमें केस में ये जो डिस्टेंस होगा वो अपना शॉर्टेज डिस्टेंस होगा। तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस का वैल्यू आ गया √5l। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से अपने टाइम मिनिमम का वैल्यू यहाँ से आ गया। तो समझना है कि चींटी उड़ नहीं सकती है, इसलिए हमने ये वाला तरीका जो है यहाँ पे अपनाया है। तो इस तरीके से हमने इसको समझ लिया और हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हुआ। सिंपल सा क्वेश्चन था और नॉर्मल सा।
कि भैया डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाना है, बाकी सब कुछ सेम है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, अ कार इज मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। एक कार है जो कि 10 मीटर के सर्कल पे मूव कर रही है, इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मीटर। A car is moving on a circle of a radius 10 meter with a constant speed of 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब वहीं से चलना चालू करती है और कांस्टेंट स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड, मतलब सब में स्पीड उसका सेम है। एट टी बराबर 0 पार्टिकल इज एट पॉइंट ए। टी बराबर 0 पर पार्टिकल इज ए पॉइंट पर है। फाइंड टाइम टेकन बाय कार टू मूव फ्रॉम इन सेम राउंड। सेम राउंड से वो चल रही है। हमें 3 केस दिए हैं। पहला केस ये रहा, ए से बी तक उसे जाना है, ए से बी तक हमें जाना है। तो ए से बी तक जाने में आपको निकालना है स्पीड, क्या निकालना है, कार लेंथ, अ कार इज फाइन, टाइम निकालना है। ए से बी तक जाने में उसे कितना टाइम जो है लगेगा। तो हम जानते हैं टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। स्पीड कांस्टेंट है तो हम 5 ले लेंगे, लेकिन डिस्टेंस नहीं पता। उसे ए से बी जाना है तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा अपना, ये होगा। तो हमने पढ़ा था सर्कल के केसेस में, यहां पे ये जो लेंथ होती है, ये जो लेंथ होती है इसको आर्क लेंथ बोलते हैं। तो इस आर्क लेंथ को हम, अगर मैं आर एल बोलता हूं तो इस आर्क लेंथ का फॉर्मूला आता है एल बराबर आर थीटा। तो इस आर्क लेंथ का फॉर्मूला आता है एल बराबर आर थीटा। इसका मतलब मुझे ये वाली आर्क लेंथ चाहिए तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा आर इंटू में थीटा। तो हमें चेक करना पड़ेगा कितना थीटा बन रहा है। तो यहां इस वाले डायग्राम में ऐसा देखने को मिल रहा है, मतलब थीटा परपेंडिकुलर बना हुआ, थीटा का वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री है। लेकिन हम जानते हैं सर्कल के केसेस में, या ये फॉर्मूला अगर हम लगा रहे हैं तो हम थीटा को रेडियन में लेंगे। तो 90 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो 180 पाई बाई 180 से भाग करेंगे तो यहां पर वैल्यू आ जाएगा पाई बाय 2। तो इसका मतलब यहाँ पे आर्क लेंथ का वैल्यू आ जाएगा एल बराबर आर इंटू थीटा। तो आर का वैल्यू हमें 10 मीटर दिया है और थीटा दिया है पाई बाय 2। तो यहां से आर्क लेंथ का वैल्यू आ गया 10 पाई बाय 2। या फिर हम इसको समझ भी सकते हैं, ये पूरा सर्कल है जिसका रेडियस, जिसका सरकमफ्रेंस, जिसकी परिधि 2 पाई आर होती है। अब हम सही से देखें तो इसके ये 4 पार्ट किए हैं और ये एक पार्ट हो गया। अगर मैं इसको आधा करता हूं तो ये भी आधा हो जाएगा। मैंने इसके 4 पार्ट कर दिए हैं तो मैं 4 से भाग करूंगा, तब यहां पे मेरा क्या आ जाएगा, पाई आर बाय 4। यहां पर मेरा आ जाएगा पाई आर बाय 4। इसका मतलब इसके आर्क लेंथ का वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई आर बाय 4, और आर का वैल्यू कितना है 10। तो यहां से आ रहा है 10 पाई बाय 4। तो हाँ, यहाँ गड़बड़ हो गया। तो 2 से 4 कटेगा तो यहाँ पे पाई आर बाय 2 आ जाएगा। तो अगर मैं ऐसे करता हूं तो भी मेरा आंसर सेम आ रहा है, पाई आर बाय 2, और मैं फॉर्मूला लगाता हूं तो भी मेरा आंसर सेम आ रहा है। अब जिसके करेंगे अपना आंसर वही आएगा। तो याद भी कर सकते हैं, आर्क लेंथ निकालना हो तो आर थीटा फॉर्मूले का यूज करेंगे, नॉर्मल है, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो लेंथ अपना आ गया, अपने को स्पीड पता है तो टाइम यहां से आ जाएगा 10 पाई बाय 2 डिवाइड में 5। तो यहां से टाइम उसे लगेगा पाई सेकेंड। तो ये अपना आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, अगर आप ए से सी जा रहे हैं तो टाइम बताइए। तो ए से सी जाने में उसे यहां तक चलना पड़ेगा। तो यहां पर कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन है। तो 180 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब 180 डिग्री का मतलब होता है पाई। तो यहां से आर्क लेंथ आ गई आर इंटू थीटा, मतलब पाई आर। आर का वैल्यू 10 है तो इसका मतलब लेंथ 10 पाई आ गया। तो टाइम आ जाएगा 10 पाई डिवाइड में स्पीड।
तो इस तरीके से यहां पर टाइम उसे लगेगा 2 पाई सेकेंड। तीसरा क्वेश्चन है, अगर वो ए से डी जा रहा है, इसका मतलब वो ऐसे चल रहा है, तो वो कितना एंगल बना, सबसे पहले ये चेक करेंगे। ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, मतलब वो बना रहा है 270 डिग्री। 270 को पाई में चेंज करेंगे तो पाई बाय 180 से भाग करेंगे, तो यहां से अपना आंसर आ जाएगा 3 पाई बाय 2। तो इसका मतलब यहां पर आर्क लेंथ आएगी r इंटू 3 पाई बाय 2, इसका मतलब 10 मल्टीप्लाई में 3 पाई बाय 2। तो यहां के लिए टाइम का वैल्यू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और स्पीड हमें दिया है 5। तो इस तरीके से यहां पर समय आ गया 3 पाई सेकेंड। तो जो भी हमसे क्वेश्चन में बोला था हमने इसको निकाल लिया कि पहले केस में क्या टाइम निकलेगा, दूसरे केस में क्या टाइम निकलेगा, तीसरे केस में क्या टाइम निकलेगा। और इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करना होता है इसमें, डायरेक्ट आर्क लेंथ था, स्पीड था और नॉर्मल बेसिस से क्वेश्चन हो गया। हम ये पाएंगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी जेईई मेंस में आए हुए हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके का। A car is moving on a circle of radius 10 meter with a constant speed of 5 meter per second. T बराबर 0. Particle is at a point A. Find instantaneous velocity of a car at a point A, B, C and D. अब आपको वेलोसिटी निकालनी है एट अ पर्टिकुलर टाइम पर। तो इन पर्टिकुलर टाइम पर आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो हम इसको कैसे करेंगे, चलिए हम चलते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। हमें वेलोसिटी निकालनी है ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर और डी पॉइंट। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है पोजीशन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट निकलता है पोजीशन वेक्टर से। तो इसका मतलब यहां पर हमें वेक्टर की जरूरत होगी। तो इस पॉइंट ए पर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा। तो वो इस पॉइंट ए पर उसका हमें स्पीड दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, और इस पॉइंट पर हमें उसका सबसे पहले करना पड़ेगा वेक्टर। तो इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इसका मतलब वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर है, और ऊपर की तरफ जे कैप होता है, इसका मतलब डायरेक्शन है जे कैप अपर साइड। और चूंकि यहां पर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड दिया है, इसका मतलब इसका स्पीड भी क्या होगा हमारा, हमने क्या पढ़ा है, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, v तो होता है जो कि मैग्नीट्यूड होता है, मतलब स्पीड हो गया, और मल्टीप्लाई में डायरेक्शन होता है। तो बस हमें स्पीड के साथ डायरेक्शन दिखा दिया तो वो हमारा वेलोसिटी वेक्टर बन जाए, वेलोसिटी बन जाए। हमें इसका स्पीड तो पता है, तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन दिखा दूंगा तो मुझे ए पॉइंट का वेलोसिटी भी पता लग जाएगा। तो पॉइंट ए पर वेलोसिटी क्या आ जाएगी मेरी, v का मैग्नीट्यूड 5 है और डायरेक्शन जे कैप है, तो यहां पर मेरा वेलोसिटी आ गया 5 जे कैप। अब मैं b की तरफ जा रहा हूं, मतलब इस डायरेक्शन में चल रहा हूं, तो इस डायरेक्शन में चलता हूं तो यहां एक वेक्टर इधर आता है और एक वेक्टर इधर आता है, इसका मतलब यहां पर कंपोनेंट करने पड़ गए। वेलोसिटी तो अभी भी 5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन इस केस में इसका जो डायरेक्शन है वो 2 हो गया, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन, जबकि इधर सिर्फ इधर था और कहीं नहीं था, क्योंकि 90 डिग्री पे था तो और कोई कंपोनेंट होता ही नहीं। लेकिन यहां पर एक इसका इधर जा रहा है और एक सेंटर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी का कंपोनेंट हो गया। क्योंकि यहां वेलोसिटी का कंपोनेंट हो गया है तो हमें तो वेलोसिटी का कंपोनेंट कर दिया हमने, ठीक है। अब देखिए यहां पर एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये 5 मीटर पर सेकंड अगर इधर आएगा तो क्या बनेगा, 5 cos 90 जो कि क्या हो जाएगा 0, और यहां क्या बनेगा 5 sin 90 जो कि क्या हो जाएगा 5।
तो इसका मतलब अगर आपका डायरेक्शन या एंगल 90 डिग्री बन रहा है तब आपको कंपोनेंट करने की आवश्यकता नहीं है। cos 90 पे यहां पर देखो सिर्फ इसका वेलोसिटी इधर होगा, ठीक है। तो हमको सिर्फ टेंजेंशियल लेना। अगर एंगल 90 डिग्री बनता है तो जो भी हम उसका डायरेक्शन लेंगे वो टेंजेंशियल लेंगे, क्योंकि उसका दूसरा कंपोनेंट ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। तो इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन इधर है, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन नहीं है, टेंजेंशियल डायरेक्शन जो कि सर्कल पे लाइन खींचता है। तो ये अपना टेंजेंशियल डायरेक्शन इधर हो जाएगा और इस डायरेक्शन में आई कैप आता है। इसका मतलब पॉइंट एट बी पर इसका जो वेलोसिटी होगा वो होगा 5 आई कैप। इसी तरीके से पॉइंट एट सी पर इसका टेंजेंशियल स्पीड का डायरेक्शन इधर है, ये टेंजेंशियल नहीं है। इसका मतलब सिर्फ हम ये वाली डायरेक्शन काउंट करेंगे और ये डायरेक्शन है माइनस जे कैप और स्पीड तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब वेलोसिटी एट सी पॉइंट पर क्या आ जाएगी हमारी -5 जे कैप। अब हम चलते हैं अपने डी पॉइंट पर। तो डी पॉइंट पर एक इस डायरेक्शन में जाएगा, एक इस डायरेक्शन में जाएगा। टेंजेंशियल कौन सा है? ये वाला। अगर एंगल 90 बनता है तो ही ये चेक करेंगे। तो टेंजेंशियल कौन सी है? ये वाली टेंजेंशियल नहीं है। इसका मतलब डायरेक्शन सिर्फ ये वाली लेंगे और ये डायरेक्शन क्या होती है? माइनस आई कैप। जिसका मतलब वेलोसिटी एट डी क्या आ गया हमारा यहाँ से? -5 आई कैप। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमसे जो वेलोसिटी पूछी थी, पॉइंट एट ए, पॉइंट एट बी, पॉइंट एट सी, पॉइंट एट डी, वो सब कुछ हमने यहाँ पे इजीली डिफाइन कर लिया है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अब हमारा ये क्वेश्चन है सेम सर्कल वाला। सर्कल वाले क्वेश्चन ही थोड़े से हार्ड लगते हैं लोग करने में, लेकिन ये बिल्कुल इजी है और इसी क्वेश्चन आते भी हैं पेपर में। ये एक पॉइंट ई है, ये एक पॉइंट एफ है। तो पॉइंट ई और पॉइंट एफ पर इस बार वेलोसिटी निकालनी है। तो यहां तो 90 नहीं बन रहा, इसका मतलब हमें यहाँ आई कैप की डायरेक्शन भी लेना पड़ेगा और जे कैप है। इसका मतलब हमें कुछ एंगल दिए होंगे। तो देखते हैं क्या क्या हमें दिया है। और हमें ये एंगल जो है यहाँ पे दिया हुआ, दिस इज 37। और ये एंगल भी हमें 37 डिग्री दिया हुआ। तो बोला है वेलोसिटी एट पॉइंट ई एंड वेलोसिटी एट पॉइंट एफ, और जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इसका डायरेक्शन। एक तो इस डायरेक्शन में जाएगा और एक इस डायरेक्शन में आएगा अगर हम कंपोनेंट करेंगे तो। अब हमें एंगल यहाँ पे पता करने पड़ेंगे कि एंगल यहाँ पे कौन से हैं। अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी बताऊं तो वेलोसिटी कुछ ऐसे मूव करते हुए हमें नजर आएगी। मतलब वेलोसिटी इस पे टेंजेंशियल जब हम खींचते हैं, मतलब ऐसे जब डायरेक्शन खींचा जाता है तो वो हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन देता है। तो इस ई पॉइंट पर अगर हमें वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए तो हमें ऐसी लाइन इस पे खींचनी पड़ेगी। खींच ली हमने ऐसी लाइन। अब इसके यहाँ पे कंपोनेंट करेंगे। तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट उधर जाएगा, और कंपोनेंट एंगल के अलोंग करे जाते हैं। तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, लेकिन इसके कंपोनेंट करने के लिए मुझे ये वाले एंगल की जरूरत पड़ेगी और ये वाला एंगल तो मुझे पता नहीं है। तो वो एंगल कैसे निकालें? क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो हम जानते हैं एकांतर कोण से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो।
इसका मतलब ये 37, तो ये भी हमारा क्या होगा 37। लेकिन हमें कंपोनेंट इसके करने हैं, तो इसका मतलब एंगल ये वाला चाहिए, तो ये वाला तो हमें नहीं पता लगा। लेकिन हम क्या जानते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री है, क्योंकि हमने ये लंब खींचा है। ये टेंजेंशियल है और टेंजेंशियल हमेशा 90 डिग्री बनाती है, तो इसका मतलब ये जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। ये वाला एंगल 37 है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 90 में से 37 घटाएंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा 53 डिग्री। इसका मतलब अगर मैं पॉइंट ई वाले वेक्टर को यहां पर बनाऊं तो यहां पर नजर आ रहा है कि ये जो एंगल है ये 53 दिया है। अब इसका कंपोनेंट कर लेते हैं, तो कंपोनेंट क्या आएगा इसका, v cos 53 डिग्री, और ये डायरेक्शन अगर इधर आएगी तो आई कैप, और एक जाएगा इस डायरेक्शन में, तो इधर आ जाएगा v sin 53 j कैप नॉर्मल। cos 53 का वैल्यू हमें पता नहीं है, निकाल लेते हैं, 354 3/5, तो यहां आ गया अपना 3/5 और v का वैल्यू है 5, और यहां आ जाएगा 4/5 और v का वैल्यू है 5, तो यहां से डायरेक्शन आ गया 3i कैप, यहां से डायरेक्शन आ गया 4j कैप। क्योंकि वेलोसिटी एक पूरा वेक्टर है, तो v वेक्टर को दिखाने के लिए दोनों को हम लिख देंगे साइन के साथ, तो v वेक्टर एट अ पॉइंट e क्या हो जाएगा, 3i कैप विथ साइन प्लस 4j कैप विथ साइन। तो ऐसे हमने वेलोसिटी निकाल लिया e पॉइंट पर। तो पूरे सर्कल में किसी भी पॉइंट पर अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तब हम ऐसे जो है निकालेंगे। अब हम इसको निकालते हैं, तो सबसे पहले इस f का डायरेक्शन चेक करना पड़ेगा। तो जिधर पॉइंट है उसके आगे की तरफ हमने टेंजेंशियल खींचा, तो इसका डायरेक्शन आया है इस तरफ। अब इसके करेंगे कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट एक इधर आएगा और एक इधर जाएगा, मतलब एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। तो कंपोनेंट करना है, तो इसका मतलब मुझे ये वाला एंगल जो है यहां से चाहिए होगा, और ये वाला एंगल तो मुझे जो है नहीं पता। तो ये एंगल कैसे निकालें, अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाता हूं तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा 37 डिग्री के, और ये यहां से कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री अगर ध्यान से देखे तो, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा अपना 53 डिग्री। लेकिन हमें तो चाहिए ये वाला, तो ध्यान से देखेंगे तो ये भी कितना बना रहा है 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा यहाँ से 37 डिग्री। तो इसका मतलब पॉइंट एफ का अगर यहाँ बनाता हूं मैं तो ये मिलेगा कुछ इधर, जिसका एक इधर है और एक इधर है, तो इधर बन रहा 37 डिग्री। तो इधर कंपोनेंट करेंगे तो इधर आएगा अपना और जे कैप माइनस डायरेक्शन, और अपना इधर आएगा आई कैप प्लस डायरेक्शन। माइनस cos 37 का वैल्यू होगा कितना अपना 4/5, 37 4/5, और यहां होगा 3/5। b का वैल्यू भी 5 है, तो यहां आ गया -4j कैप, और यहां आ गया 3i कैप। तो वेलोसिटी एट अ पॉइंट f, यहां पर आंसर आ गया अपना 3i कैप -4j कैप। तो इस तरीके से हमने वेलोसिटी एट पॉइंट f भी निकाल लिया और वेलोसिटी एट पॉइंट e भी निकाल लिया। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा होता कि हमें इसका मैग्नीट्यूड बताना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, जोड़ के इनको अंडर रूट कर देंगे। 3 का स्क्वायर 16, 9 और 4 का 16 25। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है ई आ रहा है। इसका मतलब हमने सही किया है, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी कितना होता है 5 मीटर पर सेकंड ही दिया है क्वेश्चन में। इसका मतलब हमने जो भी निकाला है वो एकदम सही है। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालिए। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन हो गया। अब सर्कल हो या कुछ भी हो, कहीं भी वेलोसिटी निकालना हो, कहीं भी स्पीड निकालना हो, ऐसे क्वेश्चन हो करने में हम एक बार भी जरा से भी हिचकिचाएंगे नहीं। और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो गया। देखिए चलिए, जेईई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है और उस जेईई मेंस के क्वेश्चन को हम यहाँ पे एक बार करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो जेईई मेंस का ये क्वेश्चन हमको कह रहा है, ये आपका सर्कल है और इस सर्कल का आपको किसी भी जगह पर वेलोसिटी दिया है 6i कैप प्लस 8j कैप। तो आपको क्वाड्रेंट पूछा है, कह रहा है कि क्वाड्रेंट फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है कि फोर्थ। तो क्वाड्रेंट कैसे पता करेंगे, तो अगर यहां पर पॉइंट हुआ तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इसका कंपोनेंट करेंगे तो एक इधर आएगा और एक इधर जाएगा। अगर यहां पर कोई पॉइंट हुआ तो उसका एक इस डायरेक्शन में आएगा और एक इस डायरेक्शन में जाएगा।
अगर यहां पर कोई कंपोनेंट हुआ तो एक जाएगा इधर डायरेक्शन में और एक आएगा इस डायरेक्शन में। अगर इधर कंपोनेंट हुआ तो एक जाएगा इस डायरेक्शन में और एक जाएगा इस डायरेक्शन। अगर यहां निकालेंगे तो यहां डायरेक्शन आएगी प्लस जे कैप और माइनस आई कैप। यहां निकालेंगे तो यहां डायरेक्शन आएगी माइनस आई कैप माइनस जे कैप। यहां निकालेंगे तो यहां डायरेक्शन आएगी प्लस आई कैप माइनस जे कैप। यहां डायरेक्शन निकालेंगे तो यहां डायरेक्शन आएगी प्लस आई कैप प्लस जे कैप। क्वेश्चन में क्या दिया है? माइनस आई कैप प्लस जे कैप। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अपना आंसर यहां से आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा। तो क्वाड्रेंट में कोई सा भी क्वेश्चन करना हो हमें इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं और एक और क्वेश्चन ऐसा ही जेईई मेंस में हमको दिया है। आकार इज मूविंग, सेम वही क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। और हमने केवल क्वेश्चन नहीं किया, हमने काफी कुछ इसमें जाना। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि देखो कंसेप्ट तो उस दिन हमने डिस्कस कर दिए, लेकिन आज कोई भी कंसेप्ट नहीं है, आज सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चनों को करते हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा है एक कार है, मूविंग है सर्कल पर और सर्कल का रेडियस अभी भी 10 मीटर ही है। सारे क्वेश्चन 10 मीटर वाले ही है बिल्कुल। फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन सेम राउंड। आपको इस बार डिस्टेंस निकालना और डिस्प्लेसमेंट निकालना। पहले क्या निकाला था? वेलोसिटी निकाला था। पहले क्या निकाला था? स्पीड निकाला था। डिस्टेंस भी निकाल लेते लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाला। अब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्टेंस निकालने वाला तो क्वेश्चन में पीछे कर लिया, अब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। बेसिकली वी हैव फाइंडिंग टू डिस्प्लेसमेंट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको कह रहा है ये सब दिया है और पॉइंट ए से बी, ए से सी और ए से डी आपको क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां भी डायरेक्शन का जरूरत पड़ेगा। तो अगर मैं पॉइंट ए से बी जा रहा हूं तो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा वही मेरा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो इसका वैल्यू निकाल लीजिए, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली। तो यहाँ 10 मीटर है, यहाँ 10 मीटर है, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? tan√2 कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर से आपको पता है। तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या आ गया? tan√। लेकिन अगर वो मैग्नीट्यूड ना पूछ के इसका वेक्टर फॉर्म में पूछ ले तो वेक्टर फॉर्म में कैसे बताएंगे? सिंपल है, कंपोनेंट करके बताएंगे। कैसे करके बताएंगे? हम इसका कंपोनेंट करके बताएंगे। कैसे? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। कैसे? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। देखिए ये tan√2 है, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा, और ये एंगल कितना बन रहा है? 45 डिग्री। कैसे? tan 45 बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। वैल्यू क्या आ गई? 1, और tan 45 की वैल्यू भी क्या होती है? 1। इसका मतलब ये क्या बन रहा है? 45। याद कर लो, कभी भी लंब और आधार दोनों का वैल्यू सेम होता है तो हमेशा ये एंगल 45 होता है। ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा, तो वो एक कंपोनेंट ये हो गया और एक कंपोनेंट इधर जा रहा था वो ये हो गया। इसका मतलब tan i कैप इस डायरेक्शन में है वो, इसका मतलब tan i कैप, और इस डायरेक्शन में इसका मतलब tan j कैप। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसे? tan i कैप प्लस tan j कैप। अगर ए से सी बोलेगा तो ए से सी क्या होगा? ये होगा अपना शॉर्टेस्ट पाथ। बिल्कुल सही। तो ये टोटल डिस्टेंस हमें पता है कितनी है जी? 20 मीटर है। और इधर कौन सी डायरेक्शन है? सिर्फ एक डायरेक्शन है, कौन सी? आई कैप पर। तो यहां पर अपना क्या हो जाएगा? तो यहां पर अपना हो जाएगा 20 आई कैप। अब ए से डी जाना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए अब हम सब मिटाते हैं क्योंकि हमें दूसरा करना है।
तो हमने ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, अब ए से डी तक का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो ए से आपको डी जाना है, इसका मतलब हमें यहां जाना है, तो ये डिस्टेंस भी tan√2 आएगी। तो उसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा जो कि 10 आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा जो कि 10 है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, tan जे कैप और माइनस tan आई कैप, ये अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था अपना, जो कि यहाँ पर हमने कर लिया और इसको सीख लिया किस तरीके से हमें डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना है। इसको वैसे दूसरा मेथड भी है, आप पोजीशन लेके भी कर सकते हैं। यहाँ पोजीशन क्या होगा, यहाँ क्या होगी, यहाँ पोजीशन क्या होगी, यहाँ पोजीशन क्या होगा, तो हम कैसे भी लेके इनको जो है यहाँ पे कर सकते हैं इस तरीके से। माइनस tan होगा इस डायरेक्शन, तो मतलब पोजीशन वेक्टर लेके भी हम इस क्वेश्चनों को कर सकते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वाले कंसेप्ट। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या आ रहा है, एवरेज स्पीड बताना है इस बार। कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर, एवरेज स्पीड तो कांस्टेंट है, तो हर जगह तो 5 मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें वही दी। लेकिन और पूछा है क्या, एवरेज वेलोसिटी, लेकिन एवरेज वेलोसिटी सब जगह सेम नहीं होगी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट आपने निकाल लिया है, टाइम से भाग दे देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। तो यही सेम क्वेश्चन है, बस आपको टाइम निकालने में थोड़ा झंझट होगा। आपको क्या दिया है, कांस्टेंट स्पीड कितना दिया है, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। तो आपको ए से बी, ए से सी और ए से डी में क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी। तो कैसे निकालेंगे देख, तो टाइम बराबर क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला कितना है, 5 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस चेक करेंगे, ए से बी का डिस्टेंस क्या है, एल बराबर आर थीटा होता है। तो ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर मल्टीप्लाई में 5/2। ये डिस्टेंस क्या आ गया अपना, ये वाला डिस्टेंस आ गया अपना πr/2। तो इसका मतलब ए से बी के लिए मुझे अगर एवरेज वेलोसिटी बतानी है तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना होता है ए से बी में, tan आई कैप प्लस tan जे कैप, ये अपना डिस्प्लेसमेंट हो गया। और डिवाइड करेंगे इसे टाइम से, टाइम कितना है यहाँ पर हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, πr/2, आर का वैल्यू 10, इसका मतलब टाइम कितना आ गया, पाई सेकंड। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, tan आई कैप प्लस tan जे कैप डिवाइड में पाई नॉर्मल। अब ए से सी के निकालेंगे, तो ए का सी से निकालने के लिए सबसे पहले डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या आ गया अपना, ये पूरा 20। तो डिस्टेंस कितने आ गया हमारी, 20 मीटर आ गई डिस्टेंस। तो 20 मीटर डिस्टेंस आ गया, या सॉरी डिस्टेंस नहीं, ये तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, हमें डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस क्या होगा, एल आर थीटा से ये आ जाएगा πr। तो इसका मतलब इस वाले केस के लिए जो टाइम लगेगा वो अपना आएगा क्या, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहाँ आ जाएगा πr/5 और ये कितना है 2, इसका मतलब स्पीड टाइम आ जाएगा 2π। और ए से डी में कैलकुलेट करेंगे तो टाइम आएगा 3π, करके भी देख चुके कैसे करते हैं। तो अब क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी ए से सी के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और ए से डी के लिए अपना क्या आ जाएगा, tan जे कैप माइनस tan आई कैप डिवाइड में टाइम। तो इस तरीके से यहां पर हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट की जाएगी इन तरीके क्वेश्चनों में सब कुछ यहाँ पे सीख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने करीबन एक दो क्वेश्चन होमवर्क में दिए, वो 2 क्वेश्चन होमवर्क में करने के बाद कल उसका यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर हमने चीजों को सीख लिया कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी वगैरह कैसे निकाला जाता है। तो हमने अभी तक आपको वेलोसिटी पढ़ा दिया, स्पीड पढ़ा दिया, डिस्टेंस पढ़ा दिया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा दिया। अब 5वां जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो एक्सीलरेशन है। बस इतना ही था, एक्सीलरेशन तक जान लिया, समझ लिया आपने, सारा चैप्टर पढ़ लिया। उसके बाद छोटे छोटे कंसेप्ट आएंगे जो कि हम बाद में सीखेंगे। अब हम जो पढ़ने वाले वो है आपका आज का टॉपिक एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को हिंदी में त्वरण बोलते। तो ये एक्सीलरेशन होता क्या है, तो एक्सीलरेशन बराबर होता है
डीवी बाई डी टी, या चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड में टाइम। तो अपना यहाँ पे फॉर्मूला क्या आता है इसका, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड में टाइम, या डीवी बाई डी टी। अगर चेंज से निकालेंगे तो इसका मतलब ये हो गया उसका एवरेज एक्सेलरेशन, और डिफरेंशिएशन करके निकालेंगे तो ये आपका हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब याद रखेंगे, अगर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन सेम है तो पार्टिकल स्पीड अप होगा, जो कि हम एनएलएम में सीख भी चुके हैं। और अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो आपकी स्पीड डाउन होगी। एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सब हमने यहाँ पे जाना, एक्सीलरेशन में सिर्फ इतना ही जानने लायक है। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन चेंज हिज वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकंड टुवर्ड ईस्ट टू 4 मीटर पर सेकंड नॉर्थ। 3 मीटर पर सेकंड उसका स्पीड है ईस्ट में और 4 मीटर पर सेकंड उसका स्पीड है नॉर्थ में। ये हम डायग्राम बनाते हैं, ये नॉर्थ होता है, ये आपका ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है और ये साउथ होता है। तो इसका मतलब उसने क्या बोला है, वो ईस्ट से, ईस्ट 3 मीटर पर सेकंड टॉवर्ड ईस्ट, मतलब इस तरफ उसका है 3 मीटर पर सेकंड, और 4 मीटर पर सेकंड नॉर्थ, मतलब इस तरफ है। तो अगर उसका वेलोसिटी का वेक्टर अगर देखा जाए तो वो कहाँ आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, तभी उसका कंपोनेंट करके ये डायरेक्शन मिलता हमें। तो इसका मतलब ऐसा कुछ हमें क्वेश्चन में दिया है और हमसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है। मैन चेंजेस इतना 3 मीटर पर सेकेंड, फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन, और हमें टाइम दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड दिया है। टाइम हमें दिया है 5 मीटर, 5 सेकेंड, सॉरी मीटर कहां से आ गया, 5। तो अपना मैग्नीट्यूड का आंसर होता है तो अपना मैग्नीट्यूड का यहाँ से आंसर कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, मतलब 4/5 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और फिर अंडर रूट, ऐसे निकाला जाता है। सॉल्विंग करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 1। इसका मतलब एक्सीलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर वेक्टर में पूछेगा तो क्या बोलेंगे, 4j कैप माइनस 3i कैप बाय 5। ये आया कैसे, हमें दिया था ईस्ट में 3 और नॉर्थ में j 4। नॉर्थ का मतलब j कैप, ईस्ट का मतलब इस डायरेक्शन मतलब i कैप। तो बस ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम, इस तरीके से अपना एक्सीलरेशन आ गया।
और वेक्टर में भी आ गया, मैग्नीट्यूड भी हमारा यहाँ से निकल गया। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन को करा जाता है। अब इसके बाद जो है हमारे एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है, वो क्वेश्चन आपको घर से करके लेके आना है। अब हम एक एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। अब अपना आज का यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन जो कि एक एमसीक्यू है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये एमसीक्यू क्या कह रहा है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। एक पार्टिकल है जिसके पास जीरो वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या है? जीरो। ऑप्शन नंबर 1 क्या क्या है? जीरो वेलोसिटी है। इट मस्ट हैव जीरो एक्सीलरेशन। तो क्या इसका एक्सीलरेशन भी जीरो होगा? जरूरी है। अब देखो, अभी इसका वेलोसिटी तो नहीं है, मैंने इसको ऊपर फेंका, इसको मैंने ऊपर फेंका। हम क्या जानते हैं, अगर मैं रेस्ट में हूँ, ये ऊपर भी है, तो नीचे कौन लगाती है? इस पे ग्रेविटी फोर्स लगाती है, एक ग्रेविटी एक्सीलरेशन लगाती है। तो इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन तो जीरो नहीं होगा। इसका मतलब वेलोसिटी जीरो है, तो हम ये नहीं कह सकते कि एक्सीलरेशन भी जीरो होगा। क्यों नहीं कह सकते? सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको ऊपर से फेंकूंगा तो ऊपर जाने के बाद इसका वेलोसिटी जीरो हो गया, तो ये नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि ग्रेविटी इस पे एक फोर्स लगा रही है, ग्रेविटी से एक एक्सीलरेशन दे रही है। तो ग्रेविटी एक्सीलरेशन दे रही है, इसका मतलब एक्सीलरेशन जीरो नहीं। दूसरा क्या कह रहा है, ए पार्टिकल हैविंग जीरो एक्सीलरेशन मस्ट हैव जीरो वेलोसिटी। एक्सीलरेशन जीरो होगा तो क्या वेलोसिटी भी जीरो होगी? तो ऐसा हम नहीं कह सकते। तीसरा, क्योंकि बहुत से केस ऐसे आते हैं इसमें वेलोसिटी अगर मैं कांस्टेंट कर दूं, मैं वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दूं, तो एक्सीलरेशन क्या आएगा? जीरो आएगा। क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है? dv/dt। अगर v को ही मैंने कांस्टेंट कर दिया तो डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? जीरो। इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ तो एक्सीलरेशन जीरो होगा, लेकिन एक्सीलरेशन जीरो हुआ तो वेलोसिटी जीरो होगी, ऐसा हम नहीं कह सकते। अगला है, पार्टिकल हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड इंप्लाइज इट मस्ट हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या यूनिफॉर्म स्पीड है? अगर स्पीड कांस्टेंट है तो क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी तो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, और डायरेक्शन तो बार बार बदलती रहती है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन कह रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इट इंप्लाइज कि एक्सीलरेशन बराबर जीरो होगा। तो यस, क्यों? क्योंकि dv/dt बराबर होता है एक्सीलरेशन। क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा जीरो, इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये अपना ऑप्शन हो गया करेक्ट। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन हमेशा जीरो होगा, लेकिन बाकी के तीनों को लिए हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो इस तरीके से थ्योरिकल चीजें भी हमने समझा कि कहाँ किस तरीके से कैसे यूजिंग करनी है और कैसे अपने आंसर को लाना है। तो इस तरीके से आज हमारा काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 2 का अंत होता है। मिलते हैं कल लेक्चर नंबर 3 में। होमवर्क करना ना हो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।